कई बार हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं है और जो हम देख नहीं पाते वैसा होता है। आज के इस केस में ऐसा ही कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत होती है मुंबई के एक छोटे से इलाके के एक छोटे से परिवार से, जिस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक उसकी घरवाली है और एक नीलेश नाम का आदमी है, जो कि एक सेठ की निगरानी में काम करता है, उसके यहाँ पर नौकरी करता है। एक दिन सेठ उसको एक दूसरे व्यापारी के यहाँ पर भेजता है और कहता है तुम्हें वहां जाना है और उससे 1.5 लाख रुपए की रकम उठानी है और अगले दिन मेरे खाते में लगा देने हैं। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, जिसका नाम नीलेश होता है। वो पहुंचता है वहां पर उसे एक आदमी मिलता है, उससे वो 1.5 लाख रुपए की रकम उठाता है, बैग के अंदर रखता है और निकल पड़ता है बाहर की ओर। जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी उसके मालिक की उसके पास में कॉल आ जाती है। तो कहता है, हाँ सेठ, मैंने 1.5 लाख रुपए रिसीव कर लिए हैं, अब बताइए इनका मुझे क्या करना है। उसका जो मालिक होता है वो कहता है, नीलेश बेटा एक काम करना, तुम इसको कल सुबह ही मेरे खाते में लगवा देना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद में वो व्यक्ति गायब हो जाता है। उसकी तलाश जारी है। उसकी तलाश को 9 साल का वक्त बीत चुका है। अब जो उसके छोटे छोटे से बच्चे थे, उनकी उम्र 15 से 20 साल दोनों की हो चुकी है। अब उन बच्चों के दिमाग में रात और दिन सिर्फ एक ही सवाल खटकता है कि आखिर उनके पिताजी कहाँ गए। अच्छा, इनके जो पिताजी पिताजी थे वो काफी ज्यादा ईमानदार थे, यानी वो फ्रॉडपंती वाला उनके साथ में काम नहीं था, जिसकी गवाही सारा मोहल्ला और उसके परिवार यानी उसकी खुद माँ भी उसे कहा करती थी। अब सवाल ये उठता था कि उनके पिताजी कहाँ गए। 7 सालों तक उसकी पत्नी ने पुलिस थाने के चक्कर लगाए, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। पुलिस वाले तहकीकात करते तो उनको सिर्फ एक पता मिलता कि उसने अपने मालिक से 1.5 लाख लिए थे, जिसके लालच में वो यहाँ से फरार हो गया था। सिर्फ यही सच सबको बताया जा रहा था, सबको सबकी नजरों में था, सब सोच रहे थे इसी सच को कि नीलेश 1.5 लाख रुपए लेकर भागा था। लेकिन कहानी कुछ और ही थी, जिसमें एक जो इसका बेटा है छोटा, वो लगा हुआ था जी और जान से। 9 साल बीत चुके हैं उसकी तलाश करते करते, लेकिन ये लड़का हार नहीं मानता है। ये पहुंचता है फिर से एक दिन पुलिस थाने, अंदर जाता है, वहां पर दरोगा जी मिलते हैं। उनसे कहता है कि सर, मैं वो नीलेश ठाकुर वाले केस में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो कहता है, छोटे वो नीलेश ठाकुर जो 9 साल पहले अपने मालिक के 1.5 लाख रुपए लेकर भागा था। वो कहता है, सर मेरे पापा चोर नहीं थे, आप मेरी बात का यकीन मानिए सर, मेरे पापा चोर नहीं थे। इतने में ही एक बड़े सर अंदर जा रहे होते हैं, उनकी नजर उस पर पड़ती है, वो रो रहा होता है। वो उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो उससे सारा किस्सा सुनते हैं। वो बताता है, सर मेरे पिताजी ने 1.5 लाख रुपए लिए जरूर थे, लेकिन उनके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है सर, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। इस सब को सुनकर वो पुलिस अधिकारी के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर जब कोई बालक अपने पिताजी के बारे में इतना अच्छे तरीके से कह रहा है तो उसके पीछे की वजह जरूर कुछ ना कुछ अच्छी होगी, जो वो इतने फख्र के साथ में कहना पसंद कर रहा है। इस केस को 2 हिस्सों में जोड़ती है ये 2 कहानियां। अब दूसरा भाग मैं स्टार्ट करता हूँ। पुलिस के मुखबिर जो होते हैं वो जगह जगह पर फैले हुए होते हैं, आम आदमी ही होते हैं। वो उनको कुछ पैसे देकर रखा जाता है ताकि वो लोग उन चीजों का पता लगा सके जिनको पुलिस अपनी वर्दी के होते साथे नहीं लगा पाती। उन्हीं में से एक मुखबिर होता है जो कि मार्केट के अंदर, समाज के अंदर घूम रहा होता है। उसका हुलिया काफी ज्यादा लंबे बाल और पल्सर बाइक के साथ में होता है। एक दिन वो अचानक एक कैंटीन के बाहर खड़ा होता है, तभी उसकी नजर एक जवान लड़की पर पड़ती है, जिसका पीछा वो करते 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 पहुंचता है एक ऐसी सुनसान जगह जहां एक घर है। उस घर के अंदर वो लड़की चारों तरफ देखती है, कोई है तो नहीं, फिर अंदर जाती है और फिर कई घंटों तक बाहर नहीं आती। उसके बाद दूसरी बार ऐसा होता है, फिर तीसरी बार ऐसा होता है। इस तरह तीनों अंदर चली जाती हैं। लड़का ये सब देख हैरान था। वो दूसरे दिन भी ये जानने के लिए आता है, फिर भी ऐसा ही होता है। तीसरे दिन आता है, फिर ऐसा ही होता है। अब वो उस घर के बारे में जानने की कोशिश करता है। घर से आधा किलोमीटर दूर यानी 500 मीटर दूर में एक दुकान होती है टेलर की। वो उसके पास जाता है, जाने के बाद उससे मालूम करता है कि भैया ये इस घर के अंदर क्या चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? वो कहता, कौन सा घर? ये घर जो पीछे है,
माया का घर, माया का। वो कहता है हाँ हाँ, तुम इतने डरे हुए क्यों? अरे भाई, मुझसे मत पूछो माया के घर के बारे में, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। सुनता है यार, आखिर ऐसी कैसी बात है जो बताने में भी तुम्हें मौत का डर लग रहा है? आखिर कौन है उस घर के अंदर? तो कहता है देख भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू इस चक्कर में मत पड़, इस घर के चक्कर में। इसके अंदर गलत काम होते हैं, और ये जो औरत कराती है उसका नाम है माया, वो तांत्रिक है, बहुत बड़ी जादूगरनी है। इसीलिए उससे कोई भी नहीं अटकता है, यहाँ तक कि उसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इसके पास में एक लेटेस्ट खबर होती है, जिसको ये जाकर सुनाता है तुरंत पुलिस थाने के अंदर कि सर, ऐसे ऐसे एक गैर कानूनी कोठा चल रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर, और आपको पता भी नहीं है, चलिए वहां रेड मारते हैं। पुलिस वहां का पूरा पूरा प्लान बना लेती है रेड मारने का। अब दूसरी ओर वो जो लड़का है वो अपने पिताजी की ढूंढ उनको ढूंढ रहा है कि मेरे पिताजी कैसे ही तो मिले, वो जिंदा हैं तो जिंदा मिले, वो मर गए हैं तो मरे हुए मिले। तभी उसको कुछ आदमी मिलते हैं और वो उसे रोकते हैं। वो कहते हैं तुम तो नीलेश के बेटे हो ना? हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने भागकर शादी कर ली थी दूसरी, और वो 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया था। उसकी वहां पर हाथापाई हो जाती है और उनकी वहां पर झगड़ा हो जाता है। आखिर किसको ऐसी बात बर्दाश्त होगी जो कि सुनने में ही नागवार गुजरेगी हर किसी से, चाहे वो ऐसा हो या ना हो, बशर्ते वो ऐसा नहीं था। अब देखिए उधर उस जो कोठा था उसके ऊपर रेड मारने की तैयारी होती है। तो रेड मारने का तरीका कुछ कैजुअल होता है। पुलिस वाले पहुंचते हैं जैसे ही अपनी सिविल ड्रेस के अंदर। दो जिप्सी होती हैं, 6-7 जने होते हैं उनके अंदर, और लड़कियां मतलब लेडी पुलिस भी होती है। तो खटखटाते हैं गेट और अंदर जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं अरे माया, हमें है कुछ चाहिए। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल आओ बाबू, बिल्कुल आओ, अंदर आओ दादा, अंदर आओ। अंदर ले जाकर जैसे ही वो दिखाती है, तुरंत पीछे से सारे के सारे एक साथ टूट पड़ते हैं पुलिस वाले, और अंदर घुसते ही सबके सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। सारे घर की तलाशी ली जाती है और उस माया नाम की औरत को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीके से इस कोठे के ऊपर रेड डाली जाती है, जिसमें उन लड़कियां बहुत ज्यादा घबराई हुई होती हैं और उनको जिप्सी के अंदर डाल दिया जाता है। पूरा मोहल्ला ये देख हैरान था कि आज तक किसी पुलिस वाले की वर्दी में हिम्मत नहीं इसके अंदर जाने की, और इन्होंने तो ना अरेस्ट ही कर लिया। भाई आज तो कुछ बड़ा होगा। अब माया अपने असली रूप में आती हैं, वो कहती हैं ए भाऊ, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कह रही है ना, तू पैसों में निपटा मामले को, बता कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं भिजवाती है ना तेरे घर, चल निकल यहाँ से। इतने सुनते ही लेडी पुलिस वाले को गुस्सा आया था, वो मारती है उसके 2-3 हेफ्टे मिला मिला के और डालती है सीधे जिप्सी के अंदर। पहुंच जाते हैं थाने। थाने के अंदर जाने से पहले लड़कियां जो थी वहां पर, वर्कर जो थी उनकी, वो उनसे बात करती हैं। कहती हैं देखिए, हम अपने घरों से ये बताकर आए हुए होते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, और अगर हमारे घर इस चीज का पता लगा तो हमारी खैर नहीं, इसीलिए आप हमें बचा लीजिए। वो कहती है कि टेंशन ना लो, मेरा नाम माया है, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जानती हो ना मुझे? वो कहते हैं हाँ। ये सबकी सब लॉकअप के अंदर पहुंच जाती हैं। दोनों से अलग अलग तरीके से इंक्वायरी ली जाती है, दोनों को रिमांड में रखा जाता है। लेकिन एक विचित्र बात जो थी वो ये थी कि उस घर के अंदर जिसमें ये गलत काम चल रहे थे, कुछ ऐसे असरात या मान लो सर में दर्द वाली कहानी थी पुलिस वालों के दिमाग में। उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हो उनके आसपास। अब वो पुलिस वाले सुनकर और देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या है। वो तलाशी लेते हैं सारे घर की, तो एक कमरा ऐसा था जिसके गेट में ताला लगा हुआ था। उस ताले की चाबी वो उनसे लेना चाहते हैं, कहते भी हैं, लेकिन वो नहीं देते, बशर्ते उन्हें वो ताला तोड़ना पड़ता है। ताला तोड़कर जब वो अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद जो नजारा होता है भाई, वो पूरा पूरा 35 से 40 गज में कमरा बना हुआ था, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पेंटिंग वगैरह थी, काले जादू टाइप, तांत्रिको टाइप की, कि अलग अलग तरीके से वो कमरा पूरा पूरा धुएं से भरा हुआ था। और न जाने उसके अंदर अजीब अजीब बहुत सारी चीजें थी। ये देख पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा काम भी कर रही है और काला जादू का भी काम ये कर रही है, दोनों ही गैर कानूनी काम ये कर रही है। तो भाई वो बहुत कोशिश करते हैं उससे उगलवाने की, लेकिन वो नहीं उगलती कि आखिर उस कमरे के अंदर कुछ और भी है ऐसा छुपा हुआ जिसे वो पुलिस को बताना नहीं चाहती है। इसीलिए वो पुलिस को उसकी चाबी नहीं दे रही थी।
अब भाई कहते हैं ना, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, वही सीन देखना इस कहानी के अंदर हमें मिलने वाला है। अभी देखिए, जैसे ही रेड पड़ती है तो कोई भी कोटा है उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 या 4 से कम लोग जुड़े हुए हों। इसकी बहुत लंबी लाइन बताई जाती है ऊपर तक, कि ये लोग ऊपर तक जॉइन होते हैं इन सब से जो पैसा कमाते हैं। तो खबर फैलती है उनके जो 2 आदमी होते हैं अलग-अलग, उनके बीच भी कि ऐसे-ऐसे रेड पड़ी है, तुम निकल लो। तो वो लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद करके और किराए के रूम लेकर रहने के लिए निकल जाते हैं शहर में ही। अब फंसती जो है वो माया। माया ऐसी थी कि कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। आखिर जो पिछले भाग वाली जो कहानी चल रही है, जिसमें वो जो नीलेश राठी है वो गुम है 1.5 लाख रुपए लेकर, आखिर वो कहाँ गए? इस सब का पता लगाने के लिए पुलिस ये सोचती है कि यार ये दोनों केस कहीं एक ही जगह जॉइंट तो नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? जब माया से रिमांड के तौर पे पूछा जाता है कि अपनी फैमिली की स्टोरी बताओ, क्या है, क्या मसला है, कैसे हो तुम? तो शुरू में झूठ बताती है कि देखिए सर, मैं विधवा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें दोनों काम पर जाते हैं। दोनों मुझसे अलग हो गए हैं घर से, क्योंकि मेरा काम ऐसा था, इसीलिए मेरा उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लेकिन मोहल्ले वालों से जो बातें पता लगती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं ये विधवा नहीं है, इनके पति अचानक गायब हो गए थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी जिसके कारण वो इन्हें छोड़कर चले गए थे। हमें भी सबको ऐसा ही पता है। अब यहाँ से एक बात तो इसकी माया की पकड़ी जा रही थी कि आखिर ये जो थी ये जो थी माया, ये झूठ बोल रही है कि ये विधवा है। फिर एक दिन जब ये कस्टडी में होते हैं तो इनके बेटों को बुलाया जाता है, दोनों को, जो इनसे अलग हो चुके हैं घर से। तो वहीं पर बाहर चेयर पर बैठे होते हैं इनके दोनों बेटे, और वहीं पर बैठा होता है नीलेश ठाकुर का लड़का, नीलेश ठाकुर का फोटो हाथ में लिए हुए। यानी जो भाग दो से पहले वाले भाग की जो कहानी चल रही है, वो उसका फोटो हाथ में देखकर जो माया के लड़के थे वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उससे पूछते हैं ये तुम्हारे कौन है? वो कहता है ये तो मेरे पापा हैं, इन्हें मैं पिछले 9 साल से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में? कहता है नहीं नहीं भाई, हम तो इन्हें जानते ही नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, ये तो मैं मिले हुए रह गए थे किसी चीज में। अब देखिए, सोचने वाली बात ये थी कि आखिर दो जो मिसिंग केस है, एक तो माया के ही पति और दूसरी ओर नीलेश ठाकुर जिनके पास 1.5 लाख रुपए की रकम थी। दोनों ही 9 साल पहले गायब हुए हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और माया भी झूठ बोल रही है कि वो विधवा है, जबकि उसके पति गायब हुए हैं, मोहल्ले वालों ने ऐसा बताया। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि माया के पेट में अभी काला है और उसको निकालना पुलिस का काम है। तो अब देखते हैं किस तरीके से पुलिस इस केस को हैंडल करती है। माया को जब ये एहसास दिलाया जाता है कि उसके बारे में पुलिस को काफी ज्यादा चीजें मालूम पड़ गई हैं, जो कि मोहल्ले वालों की तरफ से हैं, उनके रिश्तेदारियों की तरफ से हैं, उनके बेटों की तरफ से हैं, तब माया अपनी कहानी बताना चालू करती है कि आखिर उसके साथ में कैसे बीती थी, कैसे वो इस काम के अंदर आई और कैसे वो इतनी दरिंदी बनी। माया बताती है कि देखिए सर, मेरे जो घर वाले थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारी लव मैरिज हुई थी और हम लोग खुशी खुशी 2 से 3 साल रहे। उसके बाद जरूरतें बढ़ती गईं, खर्चे बढ़ते गए और हमारी कमाई कम होती गई। इस बीच हमारे बीच में झगड़े होने लगे, लड़ाइयां होने लगी, फसाद होने लगे, डेली डेली दिन दिन की कलेश रहने लगी कि आखिर इतने से पैसे में घर कैसे चलेगा। तब माया की मुलाकात होती है उसके पति के एक दोस्त से, जो उसको इस गलत रास्ते में ले जाने का काम उसको दिखाता है। वो उसके पास में सबसे पहला कस्टमर लेकर आता है 5,000 रुपए का, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। उसको ऐसे ही धीरे धीरे लत लगती जाती है और वो इस काम के अंदर उतर जाती है। वो अपने बच्चों को 3 से 2 महीने बाद में, उसके बाद काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब शौहर तो दिन में चला जाता है बाहर काम पे, अब दिन में घर पे क्या हो रहा है क्या पता, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो सबसे पहले पता लगता है उसके घर वाले को, वो उसे चिल्लाता है कि आखिर तुमने अपनी इज्जत ही बेच दी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि मैं किस काम को कर रही हूँ? अरे हम लोग अच्छे कमाई से खाते, अच्छा खाते तो हम ठीक रहे थे, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा, सारा मोहल्ला हम पर थू थू कर रहा है। उसको ये बातें समझ में नहीं आती थी, उसके दिमाग में एक पैसे का जुनून था कि आखिर सबके पास पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, चाहे वो कैसे ही भी हो। उसको एक तरीके से पैसे की हवस दिमाग के अंदर बढ़ती जा रही थी।
अब एक रोज होता क्या है कि इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जिस बीच वो उनसे कहता है, माया या तो तू इस काम को छोड़ दे वरना मैं घर छोड़ दूँगा। वो माया मना कर देती है कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, आप घर छोड़ दो। वो घर छोड़कर चला जाता है। माया ने ये सब बातें पुलिस को बताई थी, लेकिन इन बातों के अंदर भी झूठ छुपे थे कि आखिर अगर कोई भी आदमी अपनी फैमिली छोड़कर जा रहा है, तो वो साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक न एक बार घर की तरफ ज़रूर लौटेगा, अपने बच्चों की खातिर ही सही लेकिन लौटेगा ज़रूर। लेकिन इस कहानी में ऐसा देखने को नहीं मिला था, तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ॉल्ट तो यहीं पर था, जिस पर पुलिस को शक हुआ था। अब माया तो उगलने के लिए तैयार नहीं थी। एक रोज़ होता क्या है, इस कहानी की सबसे बड़ी जो जीत होती है, वो होती है यहाँ से। इनका जो एक माया के नीचे लड़का काम करता था, मुखबिर टाइप में जो था, उसकी पुलिस के पास में कॉल आती है अननोन नंबर से कि सर, मेरा इस केस में कोई माजरा नहीं है। अगर आप मुझे बख्श दें तो मैं आपको माया की सारी कहानी बता सकता हूँ। अब पुलिस को तो ऐसा बहाना चाहिए था, वो तुरंत उसको बुलाते हैं और ले आते हैं रिमांड रूम के अंदर। अब वो बताता है माया के काले करतूतों की सारी कहानी। बताता है कि सर, जब माया ने एक दिन मेरे 9 साल पहले माया ने मेरे पास रात को 2 बजे कॉल की थी कि अंकुर तुम मेरे पास आ जल्दी से। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ, वहां पर एक सफेद कपड़े के अंदर एक आदमी है जो लिपटा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। वो ये देख डर जाता है और रोने लगता है, कहता है कि ये कौन है और इसका क्या करना है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अब उसका जो पार्टनर था, जो इस काम के अंदर उसको लाया होता है, कोठे वाले काम के अंदर वो उसको लाया होता है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, इस बॉडी को हमारे साथ में ठिकाने लगवाओ। तो वो उस बॉडी को ठिकाने लगवाने में उनकी मदद करता है। बस यही बात थी जो पुलिस को पता लगनी थी, बाकी तो सब वो उगलवाना जानती है। उस आदमी को भी हिरासत में ले लिया जाता है जो उसका राज बताने आया था, और उसको ये दिलासा भी दिया जाता है कि तुम्हें पुलिस की मदद करने के लिए हम तुम्हारी सजा को जरूर कम कराएंगे, लेकिन सजा तो तुम्हें भी होगी, क्योंकि तुमने इस हत्या के अंदर बहुत ही अहम रोल निभाया था। तुम चाहते तो इसको पहले से ही इसका पर्दाफाश कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो आदमी कौन था। तो हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप भी वही सोच रहे होंगे। नीलेश ठाकुर ये वही आदमी था जिसकी 9 साल से इसकी बीवी और बच्चे इसको ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। अब बात यह है कि आखिर ये इसके पास कैसे आया और इसने इसको क्यों मारा। तो अब ये सब जो बताएगी वो बताएगी खुद माया। पुलिस माया को पकड़ती है, रिमांड रूम के अंदर थोड़ी सख्ताई बरती जाती है उसके साथ में, और कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ जो अंकुर लड़का काम करता है, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने इस बुरे से मुंह से सब कुछ बताओ। अब वो कहती है, जब आपको ये सब कुछ पता चल ही गया है तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब वो बताती है अपनी कहानी का गंदा राज। यह उस रात रात के 1 बजे थे, जब ही नीलेश ठाकुर की कॉल आती है। उसे मेरी ज़रूरत थी। उसके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, वो अक्सर मेरे पास आया करता था। तो उसने मेरे साथ रात गुज़ारी और मुझे मेरे हिस्से के 5,000 रुपए दे दिए थे, 1.5 लाख रुपए में से निकाल कर। तब मेरी नज़र उन पैसों पर पड़ी और मैंने उससे कहा कि देख नीलेश, आज तो तुझे मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। वो कहता है, ऐसा क्यों? कहता, तेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, थोड़े बहुत तो पैसे तू मुझे एक्स्ट्रा दे ही सकता है। वो ये कहकर मना कर देता है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। चूंकि उस औरत के दिमाग पे पैसों का भूत सवार था, वो उसकी छीना झपटी करने लगती है कि हाँ ये मुझे चाहिए, अब तो मुझे सारे चाहिए, सारे के सारे तू मुझे दे दे इन पैसों को। वो उससे छीना झपटी के बतौर उसकी ऐसी छीना झपटी होती है कि उसके सर में एक भारी चीज लगती है, जिससे वो वहां पर बेहोश हो जाता है। मरता नहीं है, सिर्फ बेहोश हो जाता है। इतने में ही बाहर से उसका पार्टनर आता है माया का, और देखकर कहता है, तुमने ये क्या कर दिया, क्या ये मर गया? वो कहती है, नहीं ये जिंदा है, लेकिन हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर वो आदमी भी 1 मिनट के लिए चुप सा हो जाता है और कहता है, आखिर क्यों हमें इसे मारना होगा, इसका क्या कसूर है, इसे छोड़ दो। वो कहती है, देखो इसके पास में 1.5 लाख रुपए हैं, हमारी लाइफ बन जाएगी और हमें इसे मारना होगा। उन 1.5 लाख रुपए की वजह से इस आदमी को ये लोग गला दबाकर मार देते हैं और बुलाते हैं अपने चेले अंकुर को, जिसके थ्रू इसकी लाश को दफना दिया जाता है कहीं दूर जंगल में।
सोचिए आप लोग उस घर पे ऊपर क्या बीतेगी जब वो लोग ये घटना का सच सुनेंगे कि आखिर उनका जो पति था, उनका जो बाप था, जिसको 9 साल ढूंढते उन्हें हो गए, वो 9 साल पहले ही मर चुका है। और उसके ऊपर जो इल्जाम है चोरी का, वो एक झूठा इल्जाम है, बल्कि उसकी हत्या ही उसके ईमानदारी की वजह से हो गई। अब पुलिस के पास में एक अनसॉल्व जो बात थी वो ये थी कि आखिर इस माया का घर वाला कैसे, कहाँ गया, वो छोड़कर गया या उसे भी इन लोगों ने मार दिया। उसका पता लगाने के लिए पुलिस को तिरछी चाल चलनी पड़ती है। वो ये होती है कि माया के ऊपर सख्ती बरती जाती है कि अब तुम ही बताओ कि तुमने उसके साथ में क्या किया। अब माया को लग रहा था कि मुझे बता ही देना चाहिए, और ये भी बताओ कि उस कमरे का राज क्या है जिसके अंदर जाने से तुम इतना डरती हो और हमें अंदर नहीं जाने दे रही थी, जो कि तुमने तांत्रिक वाला कमरा बना रखा है। अब माया बताती है पूरी कहानी उस रात की, जिस रात उसने अपने पति को भी मारा था। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने पति को भी मार दिया था। कहती है एक उस रोज जब वो घर से जा रहे थे, तब वो मुझसे बहुत ज्यादा लड़ रहे थे और मुझसे बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि तुझे मुझे माफ कर दे और तू इस काम को छोड़ दे, हम लोग सुखी रहेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की जिद करूंगा और कमाऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी। वो कहती है कि अब तुम हद पार कर रहे हो, मुझे मेरे काम से मत रोको। वो कहती है कि उस रात मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, ये मेरे काम के बीच की दरार बन रहे थे। मुझे बड़ा आदमी, मुझे बड़ी औरत बनने से रोक रहे थे, मालदार बनने से रोक रहे थे। तब मुझे इन्हें मारना पड़ा, अपने उस मित्र के साथ में, अपने उस दोस्त के साथ में, जिसकी इसका पार्टनर था। ये दोनों मिलकर ही इसको मारते हैं। मारने के बाद में ये इसको जो तांत्रिक वाला कमरा है उसके बराबर में एक ग्राउंड था, उसके अंदर दफना देते हैं। 9-9 साल पहले के ये दोनों केस इस तरीके से सुलझाए जाते हैं। अब देखिए, अभी वो आदमी ढूंढना बाकी था जो कि इसका पार्टनर था माया का। अब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, इससे पता लगता है कि वो माया से छुप छुप कर एक अननोन नंबर से बात कर रहा था। ट्रेस करके तुरंत उस होटल के अंदर जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस पर भी खूब डंडा बजाया जाता है, उसकी खूब छठी का दूध उसे याद दिलाया जाता है इस केस के बारे में। और भाई साहब इतने सीधे बन रहे थे जब उनको पकड़ा जाता है, जैसा उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, उनसे ज्यादा शरीफ ही इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या कहें, पुलिस के हाथ ही इतने लंबे होते हैं कि वो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से पकड़कर जरूर ले आती है और उसे उसकी जुर्म की सजा जो है वो मिलती जरूर है। अब देखिए दोस्तों, जब उस फैमिली को ये बताया जाता है जिसके 9 साल से पिता लापता थे और उनके ऊपर चोरी का आरोप था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर उनके पिताजी इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए के ऊपर उनका कत्ल कर दिया गया। इतने बढ़िया आदमी को पैसे के लालच में मार दिया गया। आखिर पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये बात हकीकत है, लेकिन पैसे के लिए ही इंसान को सारे काम करने पड़ जाते हैं, ये बात न मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि इसी कहानी में देख लीजिए, माया ने दोनों आदमियों को पैसे के ऊपर मार डाला, अपने बच्चों को अपने से अलग कर दिया पैसे के लिए और गलत रास्ता चुना। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर और अच्छा पैसा कमाना ये बड़ी बात है। गलत कामों के अंदर पैसा होता है लेकिन इज्जत नहीं होती, बेइज्जती और ख्वारी होती है सिर्फ और सिर्फ। तो आज के इस केस में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी। ये रियल कहानी थी मुंबई के एक रेड लाइट एरिया की, जहां पर अवैध रूप से कोठा चलाया जा रहा था, जिसपे पुलिस की रेड पड़ती है और ये दो केस एक ही कहानी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये केस खुलने का जो मेन वो था, जिसने ये केस खोला था, वो थे पुलिस के मुखबिर। कहने को मुखबिर है, लेकिन देखो उनकी वजह से केस खुल गया। कुछ भी हो सकता है हमारे भारत देश के अंदर। तो सैल्यूट है हमारी मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारे पूरे भारत के ऑफिसर्स को। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मोहम्मद शाद आपसे विदा लेता हूं। बाय, जय हिंद।